सभी साथियों का जेपी क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों। आज हम बाल विकास की क्लासें लगा रहे हैं और बाल विकास में अब आज हम जो क्लास लगाने जा रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे कि बाल विकास पर कौन कौन से कारक है जिनका प्रभाव पड़ता है, जिसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है और अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। तो अगर बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों को या कारकों को देखें, बाल विकास को प्रभावित करने वाले करने वाले वाले कारक। आज हम ये देखेंगे कि बाल विकास को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, वो चीज़ें आज हम इसमें क्लास लगाएंगे। तो बाल विकास की बात करें ना अपन, तो सबसे पहले बाल विकास को जो कारक प्रभावित करते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो है वंशानुक्रम। ये वंशानुक्रम है, ये बाल विकास को बहुत प्रभावित करता है। और एक है वातावरण। अब देखो, वंशानुक्रम में तो बीजमैन कहता है समानता का नियम कहता है कि जैसे माँ बाप होते हैं वैसी संतान होती है। ये तो विस्कोसी नियम या आनुवंशिकता नियम कहता है जैसे बच्चे माँ बाप होंगे वैसे ही संतान में, अर्थात अगर माँ बाप अपराधी है तो उसकी संतान अपराधी होगी, माँ बाप बदसूरत है तो उसके माँ बाप बदसूरत होंगे, अगर माँ बाप अच्छे सुशील संस्कारित और अच्छे पढ़े लिखे और बुद्धिमान है तो माँ बच्चे भी बुद्धिमान संस्कारित अच्छे कुलीन पैदा होंगे। और माँ बाप अगर सुंदर है तो बच्चे भी सुंदर होंगे। माँ बाप के कद काठी लंबे चौड़े कद काठी के हैं तो बच्चे भी लंबी चौड़ी कद काठी होंगे। अगर माँ बाप के अंदर किसी प्रकार से मानसिक बीमारी है, कोई मानसिक बीमारी से पीड़ित है तो उसके बच्चे भी मानसिक बीमारी से पीड़ित होने की संभावना रहती है। ये वंशानुक्रम कहता है। और कहता है वंशानुक्रम कहता है अगर अपराधी माँ बाप है तो उसकी संतान अपराधी होगी। लेकिन वातावरण के अंदर क्या है, वातावरण के अंदर जो वाटसन क्या कहता है, व्यवहारवादी, वो वाटसन कहता है मुझे कोई भी एक बच्चा दे दो और आप जो चाहोगे मैं उसको वो बना दूँ। ये वाटसन कहता है कि वातावरण का बालक पर इतना प्रभाव पड़ता है कि बालक को अगर अच्छा वातावरण मिलेगा, शिक्षा का वातावरण बने मिलेगा तो वो शिक्षित होगा। अगर गंदा वातावरण मिलेगा तो उसका विकास गंदा होगा। अगर कुसमायोजित होगा, अपराधी वातावरण मिलेगा तो वो अपराधी होगा। स्वस्थ वातावरण मिलेगा तो स्वस्थ होगा। अगर वो सर्द इलाके में है तो वो अच्छा लंबा चौड़ा होगा और उसका मानसिक विकास अच्छा होगा और वो बुद्धिमान होगा। अगर गर्म इलाके में गर्म वातावरण में रहता है तो वो संतान उत्पत्ति करने के जो गुण है वो ज़्यादा, उसमें मेच्योरिटी परिपक्वता जल्दी आ जाती है और उसका कद ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा, सुंदर भी नहीं होगा और शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता भी कमजोर होगी। ये बातें वंशानुक्रम और वातावरण अपने अपने दवा करते हैं। लेकिन कारक की बात करें तो वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव से क्या है, बालक का विकास होता है। जैसा भी वंशानुक्रम होता है, जैसा ही वातावरण होता है, उन दोनों से मिलने पर बालक का विकास होता है। तो वंशानुक्रम की बात करें पहले और फिर करते हैं वातावरण की बात। तो हमने लिया है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के अंदर एक सिद्धांत आता है बीजमैन का, बीज कोशिनियम। ये दिया था बीजमैन ने। बीजमैन कहता है कि जो बीज होता है या संतान उत्पत्ति करने की जो गुण जो हमारे में जो शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, जो बीज होता है वो बीज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता रहता है। वो बीज चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, उसमें वो बीज कभी भी समाप्त नहीं होता। ये बीज को नहीं कहता है। और जो एक बीज है वो कभी समाप्त नहीं होगा, उस बीज की यात्रा ही चलती रहती है और वो भी आगे आगे चलता रहता है, बीज कभी भी समाप्त नहीं होता। ये कहता है बीज में बीज को नियम कहते हैं। एक है समानता का नियम।
समानता का नियम। अब समानता का नियम ये कहता है कि जैसे माँ बाप होंगे वैसी संतान होगी। अगर माँ बाप पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, कद काठी लंबी चौड़ी कद काठी के हैं, सुंदर है, बुद्धिमान है, तो उसके संतान भी वैसी पैदा होगी। और जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाता है, और न्यायाधीश का बेटा न्यायाधीश बन जाता है। ये समानता का नियम है। जिसका माँ बाप सुंदर होंगे उसकी संतान सुंदर होगी, जिसके माँ बाप बदसूरत होंगे उसके माँ बाप बच्चे बदसूरत होंगे, जिसके माँ बाप कम बुद्धि के होंगे उसके बच्चे भी कम बुद्धि के होंगे, जिसके माँ बाप अपराधी होंगे उसके बच्चे भी अपराधी होंगे। अर्थात जैसे माँ बाप होंगे वैसे ही संतान होगी, ये समानता का नियम कहता है। एक है भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम, भिन्नता, विभिन्नता कर देते हैं, विभिन्नता का नियम। अब विभिन्नता का नियम कहते हैं कोई जरूरी नहीं है, राम के घर रावण भी पैदा हो सकते हैं, रावण के घर राम भी पैदा हो सकते हैं। जो अच्छे माँ बाप है, जो संस्कारित है, हमने देखा है कि उसकी संतान होती है वो बिगड़ी हुई होती है, उसके बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप के जैसे गुण वाले नहीं होते हैं। और जिसके माँ बाप बुद्धिमान होते हैं उसके बच्चे कमजोर बुद्धि के भी पैदा होते हैं। जिसके माँ बाप अच्छे अच्छे संस्कारित हैं उसके बच्चे, उनके घरों में बच्चे भी अपराधी पैदा हो जाते हैं। और हमने ये भी देखा है कि अपराधी बच्चों के घर में भी अच्छे बच्चे पैदा हो जाते हैं। जैसे कुछ जो प्रकृति के नियम या उदाहरण देखते हैं, कीचड़ में कमल उगता है, तो ये जैसा वातावरण मिला है वैसा बच्चा नहीं हुआ है, वो कमल तो कमल होता है। इसी प्रकार से कहते हैं कि जो जैसे माँ बाप होते हैं जरूरी नहीं है कि वैसे ही संतान हो, संतान उसके विपरीत गुणों वाले, जिसके विपरीत नहीं उसके थोड़ी सी भिन्न गुण लिए हुए होती है, ये भिन्नता का नियम कहता है। आगे बात करें भिन्नता के नियम के बाद में फिर है विपरीत गुणों का नियम। विपरीत गुणों का नियम। अब विपरीत गुणों का नियम कहता है कि जिससे माँ बाप होते हैं संतान उससे विपरीत गुणों की होती है। माँ बाप अगर सभ्य होंगे तो बच्चे सभ्य पैदा नहीं होंगे, जैसे माँ बाप होंगे उससे जैसे बच्चे नहीं होंगे उनके विपरीत गुणों वाले बच्चे होंगे। जैसे किसी महान व्यक्ति घर अपराधी बच्चा पैदा हुआ, ये विपरीत गुणों वाले जो नियम है, कुछ गुण उनके विपरीत होते हैं, सभी सेम नहीं होते हैं। ये बात विपरीत गुणों के नियम जो सिद्धांत है ये कहता है। हमने बीज कोश नियम को पढ़ा और प्रत्यागमन का नियम पढ़ा। फिर एक आता है अर्जित गुणों का नियम। अर्जित गुणों का नियम। अर्जित गुणों का नियम दिया था लेमार्क ने। लेमार्क कहता है कि जो माता पिता अपने जीवन में जो चीजें अर्जित करते हैं वो चीजें भी अपने संतान में स्थानांतरित करते हैं, यह होता है। जो माँ बाप अपने जीवन काल में जो चीजें अर्जित करते हैं वो गुण उनकी संतान में भी स्थानांतरित होते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जो जिराफ है कभी उसकी गर्दन लंबी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी भूख मिटाने के लिए गर्दन का ज्यादा प्रयोग किया, तो गर्दन का प्रयोग किया तो धीरे 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 एक पीढ़ी में तो गर्दन लंबी नहीं हो सकती, और 2 पीढ़ी में भी नहीं हो सकती, 3 पीढ़ियों में भी नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि उनकी जो पीढ़ियां थी वो अपने माता पिता का अनुसरण करते हुए वैसा ही प्रयास करती रही, वैसा ही प्रयास किया, तो वो गुण थे उनके जो गर्दन का ज़्यादा हरकत में लेने से गर्दन लंबी होगी। तो ये गुण है, ये जिराफ का जन्मजात गुण नहीं था, ये अर्जित गुण था जो बाद में उसकी संतान में भी स्थानांतरित हुआ। तो लेमार्क ने कहा कि जरूरी नहीं है कि जैसे माता पिता जो जन्म से प्राप्त करते हैं वो ही बच्चों के अंदर स्थानांतरित होते हैं, नहीं, जो माँ बाप जो जन्म के बाद में जो अर्जित करते हैं जीवन में, अपने जो जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करते हैं वही उनको आगे काम आती है, उनके जीवन में स्थानांतरित हो जाती है। ये अर्जित गुणों का नियम कहता है। और जिराफ का नियम जो है वो उन्होंने बताया। हम देखते हैं कि शेर है, चीता है, ये जीव अपने पैरों का जबड़े का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनके जबड़े बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, पंजे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और उनके शरीर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। जो पंजे मजबूत होते हैं
जबड़ा मजबूत होता है, ये अर्जित गुण भी हो सकता है, क्योंकि उनको मांस को काट कर खाना पड़ता है, तो वो जो दूसरे जीवों से लड़कर उनको हराना पड़ता है। तो ये उनके गुण हैं जो अर्जित गुण हैं, जो बाद की पीढ़ियों में भी प्राप्त होते हैं। आगे अगर बात करें तो एक है वर्ण संकर का नियम, मेंडल ने दिया। मेंडल का नियम है वर्ण संकर। कहते हैं कि जो संतान होती है वो मौलिक नियम लेकर पैदा होती है। जरूरी नहीं है कि जो संतान है वो अपने माता पिता के समान गुण लेकर पैदा हो। समान गुण के साथ में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो उनके माता पिता में नहीं होते हैं, जो मौलिक गुण होते हैं। मौलिक गुण होते हैं। एक बात तो ये कही, दूसरी बात इसने ये कहा कि जो माता पिता के गुण हैं, माता पिता के गुण हैं, माता पिता के जो गुण हैं वो जरूरी नहीं है कि बच्चों में वैसे ही गुण हो, लेकिन बच्चों में वो गुण तो होते ही हैं माता पिता वाले, साथ में कुछ नए गुण भी होते हैं। जो माता पिता का एक गुण जो गुण प्रभाव, एक पीढ़ी में जो प्रभावी गुण है, प्रभावी गुण है, वो दूसरी पीढ़ी में भी प्रभावी नहीं होगा, लेकिन समाप्त है। एक जो गुण है वो गुण जो हमें माता पिता से मिला है वो हमारे में लक्षित नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुण हमारे में समाप्त हो गया। अर्थात जो माता पिता होते हैं, जैसे बुद्धिमान माता पिता की संतान बुद्धिमान होती है, लेकिन कई बार वो बुद्धिमान पैदा नहीं होते हैं, या ऐसा करते हैं कि जो सिर्फ संतान होती है वो अपने माता पिता के नाक नक्श जैसी नहीं होती है, अपने माता पिता के रंग रूप जैसी नहीं होती है। तो वो ये जरूरी नहीं है कि जो माता पिता का अंदर वो नाग नक्श की सुंदरता का गुण था वो समाप्त हो गया, नहीं, वो गुण उसके आगे की एक पीढ़ी में वो खत्म नहीं होता, वो जिंदा रहता है, वो अगली पीढ़ी में लक्षित हो जाता है, दिखाई देने लगता है। तो कहते हैं इसका नियम ये कहता है कि जो प्रभावशाली है, जो योग्य है, वो जिंदा रहेंगे, अर्थात जिसको जो प्रभावशाली गुण है वो अगली पीढ़ी में नजर आएगा। इनका लेवल जो मेंडल है इसका ये मानना था। इन्होंने मटर के उद्यान में मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, जो वर्ण संकर का नियम कहलाता है। और वर्ण संकर का नियम का मौलिक सिद्धांत वो है कि ये जो संतान होती है वो माता पिता के अलावा मौलिक गुण लेकर के पैदा होती है। आगे बात करें वातावरण का। वातावरण की बात करें अपन तो कुछ इसके अंदर जो चीजें हैं हमें दिखाई बताई है वो बता देता हूं मैं आपको, कि शारीरिक संरचना का प्रभाव कार्बोक्रिएशन का है। शारीरिक संरचना का पर प्रभाव पड़ता है, ये कार्ल पियर्सन का है। कार्ल पियर्सन शारीरिक संरचना का जो प्रभाव है ये कार्ल पियर्सन ने दिया था। और मानसिक विकास का प्रभाव है मार्टिन कॉक ने दिया था। मानसिक विकास का जो प्रभाव है, मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, ये मार्टिन कॉलिकोक ने दिया था। मार्टिन कॉलिकोक ने दिया था। शारीरिक संरचना का प्रभाव है कार्ल पियर्सन का है, बताता है। मानसिक विकास का प्रभाव है मार्टिन कॉलिकोक का है। और व्यावसायिक योग्यता का प्रभाव है ये केटल का है। व्यावसायिक योग्यता का प्रभाव केटल का है। व्यावसायिक योग्यता का जो प्रभाव है ये केटल का है। और चरित्र महानता का प्रभाव है डगडेल का है। चरित्र महानता का प्रभाव डगडेल का है।
डग डेल का है। शारीरिक संरचना का प्रभाव कार्ल पियर्सन का है। मानसिक विकास का प्रभाव मार्टिन कॉलिकॉक का है। व्यावसायिक योग्यता का प्रभाव केटल का है। चारित्रिक मानता का प्रभाव डगडेल का है। मूल शक्तियों का प्रभाव है मैकडोगल का है। मूल शक्तियों का प्रभाव मैकडोगल का है। मूल शक्तियों में जो प्रभाव है ना, ये मैकडोगल का है। और प्रजाति की श्रेष्ठता का सिद्धांत क्लार्क का है। प्रजाति की श्रेष्ठता ये मिटा देते हैं। प्रजाति की श्रेष्ठता का जो सिद्धांत दिया था वो क्लार्क ने दिया था। प्रजाति की श्रेष्ठता का सिद्धांत क्लार्क ने दिया था। सामाजिक स्थिति का प्रभाव विंसेंट ने दिया था। सामाजिक स्थिति का प्रभाव, सामाजिक स्थिति का प्रभाव विंसेंट ने दिया था। विंसेंट ने दिया था। ये जो मैंने अभी प्रभाव जो मैंने दिखाया ना आपको, जाति की श्रेष्ठता का नियम, एक सामाजिक स्थिति अभी मैंने लिखा था। सामाजिक स्थिति, जिस समाज की, जिस जाति की समाज में स्थिति अच्छी होगी तो उनके बच्चों का, जिस माता पिता का समाज में स्थिति अच्छी होगी उसकी संतान का मानसिक विकास अच्छा होगा। जैसे कि कोई दबंग जाति है, समाज में प्रभावशाली जाति है, तो उसके संतान भी जो होंगे दबंग पैदा होंगे। उनके अंदर हीन भावना वाले बच्चे पैदा नहीं होंगे, उनमें भी अच्छे दमखम वाले बच्चे पैदा होंगे। और जिसकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके बच्चे हीन भावना के पैदा होंगे। अर्थात सामाजिक स्थिति का बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय, माता पिता के व्यवसाय का प्रभाव पड़ता है। माता पिता की श्रेष्ठता का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। और इसी प्रकार से अपन बात करें चरित्र की महानता, जिसके माता पिता का चरित्र अच्छा होगा उसके बच्चों का चरित्र भी अच्छा होगा। ऐसा ये कुछ बातें इससे संबंधित है। अब आ जाते हैं वातावरण। वातावरण, वातावरण में वाटसन कहता है कि मुझे कोई भी एक बच्चा दे दो और मैं आप चाहो उसको वो बना दूंगा। ये वाटसन का दावा था। कहने का मतलब इस बात का ये अर्थ हुआ कि बालक पर वातावरण का पूरा असर पड़ता है, पूरा प्रभाव पड़ता है। अगर बालक का जो वातावरण है उसका किस पे प्रभाव पड़ता है? सामाजिक विकास पर, मानसिक विकास पर, शारीरिक विकास पर, शैक्षिक विकास पर और भावात्मक विकास पर। सामाजिक विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, शैक्षिक विकास पर उसका प्रभाव पड़ता है, संवेगात्मक विकास पर उसका प्रभाव पड़ता है, संवेगिक यानी संवेगिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ साथ में वातावरण का और भी बहुत से संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। ये मानते हैं कि इनके साथ साथ में संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव, आप समझोगे। सामाजिक वातावरण कैसा है, ये उसके सामाजिक विकास पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर समाज का एक अच्छा परंपराओं वाला, अच्छे माहौल वाला, अच्छे वातावरण वाला समाज है और समाज का अच्छा स्थान है, समाज में अच्छी उसकी स्थिति है, तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। और अगर समाज जो वहाँ का वातावरण अच्छा होगा तो उसका मानसिक विकास अच्छा होगा बालक का। अगर वातावरण अपराधी वातावरण होगा, गंदा माहौल होगा, गंदी बस्तियाँ होंगी, तो उसका जो मानसिक विकास है वो अच्छा नहीं होगा, वो कुसमायोजित हो जाएगा। अगर बालक को समाज के अंदर किस प्रकार का माहौल मिलता है, स्वतंत्रता का माहौल मिलता है या गुलामी का माहौल मिलता है, तो उसका भी मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है।
और वातावरण का शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। अगर ठंडे इलाके का बालक है तो उसका मानसिक विकास अच्छा होगा, वो बुद्धिमान पैदा होगा। और गर्म इलाके का है, गंदे वातावरण का है, वातावरण अच्छा नहीं है तो उसका मानसिक विकास अच्छा नहीं होगा। अगर ठंडे इलाके का में रहने वाले हैं तो बालक का शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा होगा और अच्छे लंबे कद काठी का होगा और सुंदर शरीर का होगा और उसका मानसिक विकास बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा। हम देखते हैं कि हमारे भारत के अंदर या विश्व के अंदर जो ठंडे इलाके के लोग हैं वो ज़्यादा लंबे कद काठी के होते हैं और बहुत सुंदर भी होते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी होते हैं। हमारे भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र ठंडा इलाका है, वहाँ का माहौल वातावरण अच्छा है, तो उसका प्रभाव क्या होता है वहाँ के अंदर, भारत के अंदर जितने भी विद्वान पैदा हुए हैं उनमें अधिकतर विद्वान बिहार और उत्तर प्रदेश के पैदा हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे कवि महोदय हुए हैं वो सारे उत्तर प्रदेश के हैं। जो जितने भी वैज्ञानिक वगैरह जो पैदा होते हैं या बुद्धिमान लोग जो पैदा होते हैं वो उत्तर प्रदेश में, वहाँ का माहौल अच्छा होता है तो वातावरण का इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। अगर वातावरण अच्छा है, शैक्षिक वातावरण है, तो उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी। अगर वातावरण अच्छा शिक्षा वाला नहीं है, गंदा माहौल है, शिक्षा का कोई वहाँ प्रभाव नहीं, तो बालक का शिक्षा का शैक्षिक विकास अच्छा नहीं होगा। सामयिक विकास, बालक का वातावरण अच्छा है तो उसके सामयिकों का अच्छा विकास होगा, उसकी हर इच्छा समाज में पूरी होती है बगैर किसी स्ट्रगल के, और समाज उसकी हर समय की इच्छा पूरी करने के लिए समाज उसका उत्तरदायित्व होता है। समाज अगर उसको अपना बखूबी उत्तरदायित्व निभाता है तो बालक का विकास अच्छा होगा समय की। अगर बालक का जो गंदे माहौल में जो रहेगा तो उसका सामयिक विकास नहीं होगा और सामयिक दृष्टि से कुसमायोजित हो जाएगा। कहने का मतलब है वातावरण ही है जो बालक का संपूर्ण विकास करता है। वातावरण ही, वार्तन तो कहता है कि बालक दे दो मैं कुछ भी बना दूंगा, क्योंकि वो कहता है वातावरण, जिस वातावरण में रखूंगा बालक वैसा ही बन जाएगा। जैसे एक बालक था और बचपन में ही उसको जंगल में भेड़िए उठा के ले गए, भेड़ियों के साथ उसने जीवन व्यतीत किया, तो उसका विकास कैसे हुआ? भेड़ियों जैसे ही हुआ। वो भेड़ियों की तरह बोलता था, भेड़ियों की तरह दौड़ता था और भेड़ियों की तरह कच्चा मांस खाता था और भेड़ियों जैसा उसके शरीर पे बाल उगे और वो भाषा जो थी समाज की, वो जो उसकी समाज की भाषा थी वो भाषा नहीं सीख सका, समाज के गुण थे वो गुण अर्जित नहीं कर सका, समाज की योग्यता थी वो योग्यता अर्जित नहीं कर सका, आदमी खड़ा होकर चलता था वो खड़ा होकर चलने की योग्यता नहीं प्राप्त की उसने। फिर उसको क्या किया गया कि एक अच्छा माहौल दिया गया, फिर उसको एक अच्छा वातावरण दिया गया। अच्छा वातावरण दिया तो कुछ हद तक उसने अपनी जो मूल जाति थी उसके गुण प्राप्त किए। तो इससे कहते हैं कि बालक है उसका वातावरण है, जैसा वातावरण मिलेगा बालक का विकास वैसा ही होगा। आगे अगर बात करें अपन तो आगे जो बालक के व्यक्तित्व या विकास पर जो प्रभाव पड़ते हैं वो और भी बहुत से कारक होते हैं जिनका प्रभाव पड़ता है। तो कारकों की बात और करें तो तीसरे कारक की ओर चलें तो बुद्धि का प्रभाव। अगर बालक बुद्धिमान है, पैदा हुआ है, तो उसका विकास अच्छा होगा, वो अपने जीवन में ज़्यादा सफलताएं अर्जित करेगा, समाज में उसके अच्छा स्थान होगा और वो उसका विकास भी अच्छा होगा। बुद्धिमान बालक का जो शरीर का सिस्टम, नैरो सिस्टम होता है, पाचन सिस्टम होता है, ये सारे मजबूत होते हैं। बुद्धि संगठन जो संरचना होती है वो बहुत ही मजबूत अच्छी क्वालिटी की होती है, तो उसका विकास अच्छा होगा। बुद्धिमान बच्चे अच्छे शरीर के कदकाठी के भी तो हो सकते हैं, तो वो एक अलग बात है, और कम कदकाठी वाले भी सुंदर होते हैं, पर कहते हैं कि जो बुद्धिमान होता है वो सुडौल शरीर का होता है, सुंदर शरीर का होता है, उसमें समाज के अंदर अच्छी स्थिति होती है। और दूसरी बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। अंतःस्रावी ग्रंथि, अगर अंतःस्रावी ग्रंथि में एक तो पीयूष, एक थारण थायराइड, थायराइड, अगर पीयूष ग्रंथि का कम प्रभावशाली रहेगा, अगर पीयूष ग्रंथि ज्यादा स्त्रावित नहीं होगी, कम स्त्रावित होगी, कम स्त्राव होगा, तो बच्चे का कद बौना रह जाएगा, ठीक नहीं कद का बच्चा पैदा होगा।
और अगर पीयूष ग्रंथि का अधिक स्त्राव होगा तो बालक पूरे लंबे कद काटेगा, पूरा लंबा जवान पैदा होगा, बनेगा, विकास होगा। थायराइड ग्रंथि का अधिक स्त्राव होने से बेचैनी पैदा होती है, बेचैनी पैदा होती है, उत्तेजना पैदा होती है, उत्तेजित पैदा होता है, आक्रामक होता है। और थायराइड ग्रंथि का स्त्राव कम होगा तो आलसी, सुस्त बच्चा पैदा होगा। और इसी प्रकार से बालक के जन्म क्रम का भी बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। हम हमारे माता पिता की संतान हैं और हमारा किस क्रम में जन्म हुआ है, हम परिवार में सबसे बड़े पैदा हुए हैं या सबसे छोटे पैदा हुए हैं या मंझले पैदा हुए हैं, इसका प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि प्रथम बच्चा होता है ना, प्रथम बच्चा, उसकी अपेक्षा बीज का बच्चा होता है ना, बीज जन्म क्रम होता है, का जन्म क्रम होता है, वो ज्यादा विकसित, जो उसका अच्छा विकास होता है। प्रथम के अपेक्षा दूसरे का अच्छा विकास होता है। ये जन्म क्रम का प्रभाव पड़ता है, बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। और अगर अपन बात करें संतुलित भोजन का तो प्रभाव पड़ता ही है। अगर बालक को अच्छा संतुलित भोजन मिलेगा तो बालक का विकास अच्छा होगा, शारीरिक कद काठेगा, सुंदर होगा, अच्छा मानसिक विकास होगा, अच्छा हर चीज में उसका विकास होगा, स्वस्थ पैदा होगा, स्वस्थ बनेगा, हट्टा कट्टा बनेगा। अगर बच्चे का जो भोजन है वो संतुलित नहीं है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा नहीं होगा, कुपोषित हो जाएगा वो। और कुपोषण की वजह से उसका मानसिक विकास भी अच्छा नहीं होगा, उसका शारीरिक विकास भी अच्छा नहीं होगा, उसका संवेगात्मक विकास भी अच्छा नहीं होगा, वह शरीर में कमजोर पैदा होगा, उनकी मानसिक और शारीरिक विकृतियाँ भी उसके अंदर पैदा होगी और वो शरीर से भी कमजोर होगा। मनोवैज्ञानिक का कारक, जो मनोवैज्ञानिक कारक है इसका भी बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिक कारक उसके कैसे, उसकी मनोविज्ञान का उस पर कैसा प्रभाव है, अब उसकी कैसी है, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, इसका भी बच्चे के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। उसका वातावरण कैसा है उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक कारक, समाज के अंदर स्थिति कैसी है, इसका भी उसके समाज के उसके मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। अब बात करें आगे तो बात कर लेते हैं आगे। एक पितृक, तेईस माता से और 23 पिता से मिलते हैं। अगर इसमें एक्स वाई जो डीएनए आरएन होता है, जो हमारे माता पिता के गुण हमारे अंदर निर्धारित करते हैं, जो उनमें अगर एक्स वाई का मेल हो जाता है तो बालक होगा वो अपराधी होगा, बालक अपराधी पैदा होगा। या वो एक्स वाई जॉइंट्स का है तो वो बालक अपराधी होगा। और अगर एक्स एक्स वाई का है तो देखने में तो वो एक्स एक्स वाई का है, एक्स एक्स वाई का, एक्स वाई का है तो बालक अपराधी होगा। एक्स एक्स वाई है तो देखने में तो पुरुष होगा लेकिन वो क्लाइमेट्स होगा, देखने में तो बालक होगा, पुरुष होगा, वो देखने में तो वो पुरुष होगा लेकिन क्लोन की तरह होगा, पुरुष क्लोन होगा, पुरुष वाले उसमें गुण नहीं होंगे। और पुरुष क्लोन होगा, पुरुष के गुण नहीं होंगे, देखने में पुरुष जैसा होगा। और परजाई होता है, क्लाइन फेल्टर्स होगा। क्या होगा, ये होता है क्लाइन फेल्टर्स, क्लाइन फेल्टर्स। और पितृक का ये प्रभाव पड़ता है। अगर और भी बात करें तो जो एक्स ओ होगा वो महिला होगी, एक्स ओ होगी लेकिन वो महिला तो होगी लेकिन महिला का गुण नहीं होगा, बांझ होगी। बांझ औरत होगी, वो संतान उत्पन्न करने के उसमें गुण नहीं पाए जाएंगे
और इसके साथ साथ में टर्नर, इसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम होगा। और इसके बारे में बात करें अपन, तो और भी बहुत सी बातें हैं जो बाल विकास को प्रभावित करती है, या जॉइंट्स जो डीएनए आरएनए जो प्रत्येक होते हैं माता पिता से हमें मिलते हैं, जहाँ जिससे हमारे गुणसूत्रों से रचना होती है, उसका जो प्रभाव होता है वो होता है। 45 गुणसूत्र है तो महिला बांझ होगी, और 47 है तो मंगोलिज्म पैदा होगा। 45 जॉइंट्स है तो बांझ, और 47 है तो बालक मंगोलिज्म पैदा होगा। मंगोलिज्म जो बालक है जिसका सर छोटा होता है और नाटा कद होता है, बेडोर होता है, इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। इसको क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। इतना ध्यान रखना कि 45 का होगा बांझ होगा, अगर सिंड्रोम पूछे तो टर्नर सिंड्रोम होगा। टर्नर सिंड्रोम। और इसमें स्त्री बांझ होती है, उसमें स्त्री बच्चे पैदा करने की शक्ति है गुण नहीं पाए जाते। 47 का डाउन बाउंड है तो वो डाउन सिंड्रोम होगा, इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और मंगोलिज्म किस्म के बच्चे होते हैं, छोटे सिर के होते हैं, बदसूरत नाट्यकद के वगैरह होते हैं बच्चे, वो होते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्यारे विद्यार्थियों? और भी अपनी क्लासें लेके आते रहेंगे। अब तो अभी तो साइकोलॉजी की शुरुआत ही, अब धूमधाम से क्लासें चलाएंगे हम। आज की क्लास कैसी लगी आप ज़रूर फीडबैक देना। तब तक के लिए, कल तक के लिए जगदीश प्रसाद को इजाज़त दीजिए।